हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू सब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज रोटेशनल मोशन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1987 से लेके 1994 में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं रोटेशनल मोशन के ऊपर, उस सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एक बात और, कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था कुछ बच्चे, एक दो बच्चे का कमेंट ऐसा आया है कि सर आप क्वेश्चन स्किप क्यों करते हो। देखो भाई, मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता हूं। जहां तक मेरी नॉलेज है मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्या है मैनुअल है, कहीं एक दो क्वेश्चन अगर स्किप हो गया तो हो गया। और कुछ लोगों का ऐसा डाउट है कि सर आप 2002 तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर आपने 2012 से लेके 2021 तक के 2022 तक के क्वेश्चन सॉल्व किया, तो 2002 से 2012 तक का गैप क्यों है। देखो, पहले तो मैंने 2012 से लेके 2022 तक या 21 तक सारे क्वेश्चंस पहले कवर किए। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे कवर कर दिए। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, जो भी मैच द कॉलम, जो भी आते हैं सब कुछ कवर किया हुआ है 2012 से 2022 तक। अभी मेरा टारगेट है मैं चैप्टर वाइज उसी तरह से सारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दूं, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी पूछे गए, अब तो 2002 के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे गए तो मैं कहां से उसको जनरेट करूं यार, है ना। तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी सारा टारगेट कर रहा हूं, चैप्टर वाइज सारा कवर कर दूं। और ये सब सारा का सारा चीज है ना, मैंने सिस्टमैटिकली अरेंज कर रखा है चैप्टर वाइज। वो तुमको मिल जाएगा, जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके। ठीक है, तो कहां मिलेगा ये? या तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी क्लिक करके तुम लोग जा सकते हो, वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो और वहां से सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ तुम लोग वहां से देख सकते हो। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। 1987 का कोई सा भी क्वेश्चन स्किप नहीं हो रहा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन अगर स्किप हो गया तो भाई मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, ठीक है। चलो, 1987 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया, कितने 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में बोला गया, स्मॉल स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रैक इन अ वर्टिकल प्लेन। ट्रैक कैसा है? वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। ये सब चीज विजुअलाइज होते जाना चाहिए। वर्टिकल प्लेन में ट्रैक है, स्मॉल स्फीयर बोला है और यहां से रोल करता हुआ आ रहा है। ये कैसा है? स्फीयर कैसा कर रहा है? रोल करता हुआ आ रहा है बेचारा, है ना। यहां से इस ट्रैक पे, ये जो ट्रैक दिया हुआ है इस ट्रैक पे आता है। द ट्रैक हैज एलिवेटेड सेक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट, है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये एलिवेटेड पोर्शन है ना, उठा हुआ पोर्शन है। और नीचे में यहां पर जो पार्ट है दिस इज इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट। यहां तक आते आते ट्रैक हॉरिजॉन्टल लगभग हो चुका है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पार्ट इज 1 मीटर एबव द ग्राउंड। यहां पर देखो, यहां पर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल पार्ट जो यहां पर है दैट इज 1 मीटर। इसको मैं चलो बी बोल देता हूं, है ना। दैट इज 1 मीटर। चलो ये बी तो नीचे लिखा हुआ है, कुछ और पॉइंट बोल देते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूं। दैट इज 1 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल मेरा ये वाला है ना। ये जो नीचे जो दिखाया हुआ है ना, ये ग्राउंड लेवल है। दिस इज माई ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल एंड द टॉप ऑफ द ट्रैक इज 2.4 मीटर एबव द ग्राउंड। तो यहां से देखो, यहां पर 2.4 मीटर दिया हुआ है। जो पॉइंट नंबर 2 मैं इसको बोल देता हूं, पॉइंट नंबर 2 जो एलिवेटेड पार्ट है, सॉरी 1 बोल देता हूं, 2 तो नीचे दिया हुआ है ना, इसको 1 नंबर जो है दैट इज एलिवेटेड पार्ट, ये 2.4 मीटर एबव द ग्राउंड। यहां से हम लोग देख सकते हैं 2.4 यहां पर लिखा हुआ भी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी विच इज वर्टिकली बिलो द एंड ऑफ द ट्रैक वेयर द स्फीयर लैंड्स। तो स्फीयर जो है वो यहां तक तो आएगा, इस ट्रैक में ऐसा ऐसा होता हुआ इस यहां तक तो आएगा, लेकिन ये जमीन में ग्राउंड से बी पॉइंट से कितनी दूरी पे जाके लैंड करेगा। अब यहां आने के बाद ये कुछ यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और कुछ यहां पर लैंड करेगा, है ना। तो कुछ यहां पर लैंड करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है डी, ये डी हमें बताना है। ये डी डिस्टेंस बी से कितने आगे में जाके यहां पर लैंड करेगा ये स्फीयर। तो सबसे पहले तो हम लोग कहानी देख लेते हैं 1 से 2 की, है ना। 1 से 2 में किस तरह का इसका मोशन हो रहा है। बाद में तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से यहां तक का हम लोग देख ही लेंगे, है ना। बाद में यहां से यहां तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो क्या मोशन होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन 2 में आते आते ये स्फीयर के पास क्या क्या चीज बच गया है, मतलब स्फीयर है ना, इस तरह से रोल करता आ रहा होगा। तो इसके पास पहुंचने के बाद यहां पर कुछ ओमेगा होगा और कुछ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। और अगर रोलिंग मोशन है तो VCM बराबर ओमेगा आर भी होल्ड करेगा, अगर आर रेडियस है इसका इस स्फीयर का, तो है ना। VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर। मैं इधर लिख देता हूं, इधर जगह इधर बनेगा VCM बराबर ओमेगा इंटू आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर।
तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगा यहां तक आते आते। तो 1 से 2 में इसके साथ क्या क्या चीजें हो रही है, कौन कौन से इसके साथ कारनामे हो रहे हैं, है ना। तो 1 से 2 का एनालिसिस हम लोग इधर करते हैं। ये हम लोग इसको मैं यहां पर बना लेता हूं, स्फीयर यहां पर फाइनली पहुंचेगा। ये 1 नंबर है और ये 2 है, ठीक है। तो रोल कर रहा है ना, रोलिंग मोशन है इसमें। तो हमें ये पता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो इसमें 0 हो जाएगा, है ना। और किसी टाइम पे इसमें नॉर्मल लग रहा होगा तो नॉर्मल का भी जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल, वो भी 0 होगा। काम करने वाला इसमें कौन, ग्रेविटी। और ग्रेविटी हमें पता है एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। कंजर्वेटिव होता है तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। बस ग्रेविटी अगर इस पे वर्क कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग आराम से कंजर्व कर सकते हैं। अब कंजर्व करने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने को आना भी चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कैसे कंजर्व कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट 1 बराबर मैकेनिकल एनर्जी एट 2। तभी हम लोग डिड्यूस कर पाएंगे कि यहां पर इसके पास फाइनली जब यहां पर इसके पास VCM होगा और कुछ ओमेगा होगा तो ये कितना होगा, वो हम लोग डिड्यूस कर पाएंगे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करके, है ना। तो 1 पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 उसको वहां से छोड़ा गया है ना। देखो यहां से स्मॉल रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रैक, तो ऊपर से इसको छोड़ा गया है तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। नहीं, यहां से रोल करना शुरू होता है तो वहां पर 0 हो जाएगी 1 पे। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा वहां पर, mgh। h में जो ग्राउंड लेवल है उसको मैं अपना पोटेंशियल एनर्जी का 0 ले रहा हूं, रेफरेंस ले रहा हूं, तो वहां से 2.4 मीटर ऊपर, तो mgh। फाइनली जब पॉइंट 2 पे पहुंचता है, ये वाला पॉइंट नंबर 2 है, इसके पास देखो 2 चीजें होंगी, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशन वाला पहले मैं लिखता हूं हाफ इंटू सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM। ICM कितना हो जाएगा इसका, 2/5 mr स्क्वायर ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा r, ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये प्योर रोलिंग में है ना। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह VCM स्क्वायर बाई r स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो ये तो हो गया इसकी रोटेशन। और 2/5 क्यों लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है ना, तो इस तरह से लिख लेते हैं। प्लस ये तो हमने रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखी। अब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू m इंटू VCM स्क्वायर, ये हो गया। प्लस ये तो काइनेटिक एनर्जी लिख लिया हमने टोटल 2 पे। अब पोटेंशियल एनर्जी 2 पे कितना हो जाएगा, m इंटू g इंटू h दैट इज 1 मीटर, ठीक है। तो इतना हो गया हमारे पास में। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा एक काम करेंगे, इसको ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है इसको मिला के मैं mg इंटू 1.4 लिख सकता हूं, 2.4 माइनस 1 दैट इज 1.4। और इधर वाला ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बचेगा, m इंटू ये कितना बचेगा यहाँ से, ये m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, m सबसे कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा पहले m बाद में करते हैं चलो, है ना। ये वाला टर्म तो मैं उधर ले गया हूँ और ये वाला टर्म बचेगा m VCM स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो ये बचेगा m/5, m भी कॉमन निकाल देता हूँ, m VCM स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा 1/5 प्लस 1/2, है ना। और m से m भी उड़ा देता हूँ मैं, तो g की वैल्यू 10 पुट करता हूँ, इसको 1.4 को 14/10 लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू VCM स्क्वायर इंटू 5 और 2 का LCM में लेता हूँ 10 हो गया ये, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, है ना। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 7 से 2 टाइम्स में, और VCM की वैल्यू आ गई मेरे पास में √20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर जब ये पहुंचेगा तो √20 मीटर पर सेकेंड से इसकी जो वैल्यू हो गई दैट इज √20 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसान है ये, यहां से आगे देखना कि ये यहां पर इसके पास VCM भी रहेगा और ओमेगा भी रहेगा, है ना। और रिलेशन ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा क्योंकि यहां इस जगह पर प्योर रोलिंग हो रहा है 2 पॉइंट पे, है ना। VCM इतना है इसके पास में, ओमेगा है और प्योर रोलिंग की कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई करेगा। अब ये लैंड कितने दूरी पे करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो लैंड के लिए देखो यहां पर VCM इसके पास में है ना, VCM है और इस VCM
के साथ हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, VCM हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल है इस पॉइंट पे, 2 नंबर पॉइंट पे है ना, इस जगह पे ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ये आगे बढ़ता जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस जगह पे रहेगी, इस जगह पे वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। मतलब ये वही वाला केस हो गया जैसे एक क्लिफ है, यहां से हम लोग अपने एक स्टोन को फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ना, तो कितने दूर पे जाके गिरता है ना, ये कितना डिस्टेंस होता है, यही वाला सवाल हो गया ये पूरी तरह से, क्योंकि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर यहां पर हमने दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल यहां पर 0 है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्लिफ वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि इसका जो डिस्टेंस, ये जो टाइम लगेगा इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √2h/g, 2h/g लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, निकाल सकते हो s = ut + ½ से, है ना, h को -1 पुट करके ½ से निकाल सकते हो, u तो 0 ही है, ठीक है, तो √2h/g आ जाता है। देख लो भाई, s = ut + ½ कर लो, और u 0 है यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल लिख रहे हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमने s ये लिखा है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, s को मैं h लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर -h हो जाएगा और a की जगह -g हो जाएगा, -g t², है ना, तो यहाँ से माइनस कट के t बराबर √2h/g आ जाता है। तो ये सब चीज तो प्रोजेक्टाइल में तुमने कर रखा होगा, मैं स्किप करना चाह रहा था, क्या छोड़ो जाने दो। ये टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक आने में, है ना। अब ये टाइम में ये कितना आगे बढ़ रहा है, वो किससे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रहा है तो d कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और VCM इसकी वैल्यू कितनी है, √20 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट √2, h is 1 डिवाइडेड बाई g is 10, यहां से यहां कट गया, और यहां से देख लो ये चीज कर रहा है, √2 इंटू √2 हो गया, दैट इज 2 मीटर हो गया, सिंपल। तो d मेरे पास में आ गया 2 मीटर, तो ये 2 मीटर में जाके गिरेगा। अच्छा, इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग सा चीज इसमें पूछा गया है, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट एज प्रोजेक्टाइल डज द स्फीयर कंटिन्यू टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, क्या ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंटिन्यू करेगा रोटेशन। तो इस चीज को देखने के लिए एक काम करेंगे हम लोग एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाते हैं। तो चलो कहीं पे यहां पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गए, कहीं पे भी यहां बीच में, ये यहां से इस तरह से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, बाकी चीज हटा दूं थोड़ा क्लियरिटी आएगी। अब यहां से भी हटा देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहां पर बीच में प्रोजेक्टाइल कहीं हो रहा है, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो mg लग रहा होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गए तो एक तो जो नॉर्मल mg फोर्स लग रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड है यहां पर देखो, है ना, तो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा जो हम लोग लिखेंगे या फिर जो भी लिखेंगे, तो टॉर्क लिखने के लिए अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गए तो हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है। कितने से एक्सेलरेटेड है, ये g से एक्सेलरेटेड है, तो m इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू g हमें लेना पड़ेगा इस पे, है ना। हम लोग इसका ये चेक करें कि एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा कि नहीं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, L अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लोग लिखना चाह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, L बराबर क्या होता है, देखो टॉर्क हम लोग लिखते हैं, टॉर्क बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl/dt। अगर मेरे पास टॉर्क एक्सटर्नल, बल्कि मैं और प्रिसाइजली लिखूं तो टॉर्क एक्सटर्नल बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मेरा टॉर्क 0 है तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग किसके अबाउट चेक कर रहे हैं अभी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर हम लोग जो टॉर्क एक्सटर्नल देखें, वो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं, यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो यहां पर कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास में हम लोग देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास खुद भी यहां पर एक्सेलरेटेड है g से, है ना। तो यहां पर mg उल्टा हम लोग लगाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में, जितने से एक्सेलरेटेड होता है उसी फ्रेम में बैठने के लिए हमें मास इंटू एक्सेलरेशन लगाना पड़ता है, सूडो फोर्स, ठीक है। तो अब इसका जो नेट टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसे भी mg का 0 ही आता, लेकिन जो सूडो फोर्स है उसका भी टॉर्क यहां पर 0 आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो टोटल जो टॉर्क आएगा, टोटल टॉर्क आएगा वो 0 आएगा। तो जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो कितना आ रहा है, 0, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा,
अबाउट सी सेंटर ऑफ मास, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब वो यहां पे यहां पर लीव करने करने के समय जिस ओमेगा से घूम रहा था, है ना, इस जगह पे वो पूरे प्रोजेक्टाइल में उसी ओमेगा से घूमता रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये हम लोगों ने यहां पर से प्रूव कर दिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि टॉर्क जो एक्सटर्नल टॉर्क जो है अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1987 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1989 में, टोटल 8 नंबर के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है अ थिन यूनिफॉर्म बार लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो बार कहां रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस में, है ना, हॉरिजॉन्टल। और कैसा है सरफेस? फ्रिक्शनलेस है। एंड इज फ्री टू मूव इन एनी वे ऑन द सरफेस। ठीक है, इट्स मास इज 0.16 kg। तो इसका जो मास है दिया हुआ है दैट इज 0.16 kg। ठीक है, लिख लेते हैं। एंड लेंथ इज √3 मीटर। तो यहां से मैं इसका लेंथ भी लिख लेता हूं, दिस लेंथ इज √3 मीटर। ओके, 2 particles each of mass 0.08 kg are moving on the same surface and towards the bar in the direction perpendicular to the bar. One with velocity 10 meter per second and other with 6 meter per second. तो दो यहां पर मास हैं, दोनों सेम मास के हैं। एक मूव करा इधर 10 मीटर पर सेकेंड से और एक 6 मीटर पर सेकेंड से, इस तरह से परपेंडिकुलरली जाके रॉड को हिट करने वाला है ना। और इसका मास दिखा है देखो 0.08 kg, मतलब इसके मास के आधा, रॉड के मास के आधा मास है। तो मैं इसको m/2 लिख लूं और इसका मास भी m/2 लिख लेता हूं इधर। इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में, है ना। द फर्स्ट पार्टिकल स्ट्राइक्स द बार एट पॉइंट ए। ये देखो यहां पर आगे ए पे स्ट्राइक करने वाला, ये इसको बी पे स्ट्राइक करने वाला सेकंड पार्टिकल। पॉइंट्स ए एंड बी आर एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार। तो सेंटर ऑफ द बार कहीं यहां होगा और यहां से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 मीटर और यहां से इसका डिस्टेंस भी 0.5 मीटर है ना। ये यहां से मैं सेंटर से ऐसा पास कर देता हूं एक लाइन। द पार्टिकल स्ट्राइक्स द बार एट द सेम इंस्टेंट में स्ट्राइक करता है बार को आके, है ना। एंड स्टिक्स टू द बार ऑन कोलिजन, आगे चिपक जाता है। इन इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब आगे सिंपल चिपक जा रहा है। कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द एबव कोलिजन प्रोसेस। बढ़िया सवाल है। तो हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमको सवाल को कुछ इसी तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के इनिशियल माइनस फाइनल निकाल देंगे तो लॉस निकल जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? रॉड तो स्थिर है बेचारा और ये दोनों मास मूव कर रहे हैं और एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m/2, हाफ मास इंटू v² दैट इज 100, और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू दूसरे की मास भी है m/2 इंटू 6 मीटर का स्क्वायर दैट इज 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर दैट इज 36, है ना। मैं m की वैल्यू बाद में पुट करूंगा, बहुत गंदा सा वैल्यू दिया है 0.16, तो बाद में पुट करेंगे। ये देखो 25 बार में चला जाता है और ये 4 9 36 9 टाइम्स में जाता है, तो 25 और 9 34 m यहां से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकल के आ जाती है। बढ़िया से m की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। 34 इंटू मास है, ओके। अच्छा, अब क्या किया जाए? अब हमें चाहिए कि ये फाइनली ये जो रॉड है ये तो अब कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन करेगा, है ना। और मतलब आगे चिपकने के बाद क्या क्या होगा, तो इसके पास फाइनली क्या होगा, मैं 1 मिनट के लिए हटाता हूं ये चीज। इसके पास क्या क्या होगा, ये रॉड के पास देखो फाइनली जब ये मास आके इसके पास चिपक जाएगा, दूसरा मास भी आके यहां पर चिपक जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम है, इसकी सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी और इसके पास खुद के पास कुछ ओमेगा होगी रॉड के पास। अब ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है कुछ भी करके, तभी हम इसकी काइनेटिक एनर्जी बोल पाएंगे, है ना। क्योंकि ये जो रिजिड बॉडी है ये इसके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होगी और ये कुछ ओमेगा से भी घूम रहा होगा, है ना। तो ये दोनों चीज चाहिए काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अब हम लोग निकाले कैसे, VCM कैसे निकाल सकते हैं? तो क्या हम इस सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के? लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर मोमेंटम एक एक करके देखेंगे। तो लीनियर मोमेंटम के लिए कंडीशन क्या होगा? अगर मैं अपना सिस्टम किसको चूज कर रहा हूं, ये दोनों मास जो m/2 को दो मास है और रॉड को मैं अपना सिस्टम चूज कर रहा हूं। तो ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस ऐसे भी बैलेंस है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये लोग टकरा रहे होंगे
कोलिजन के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, है ना, जब टकराने के प्रोसीजर में हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन चाह रहे हैं, तो टकरा रहे होंगे तो आपस में जो इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएंगे, जब टकराएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इंटरनल नॉर्मल, तो हम लोग तो वो इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल फोर्सेस में हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हमें डिफिकल्टी है जब कॉलिजन के केस की हम लोग बात करते हैं, हमें सिर्फ चाहिए एक्सटर्नल, वो भी कैसा, इंपल्सिव फोर्स। अगर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स आ गया तब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे सिस्टम के लिए। इंटरनल फोर्स, इंटरनल जो फोर्सेस हैं, इंटरनल इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इंटरनल फोर्सेस से ही, बल्कि कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव से भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें चिंता है सिर्फ कि एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स ना आ जाए, और यहां पर तो एक्सटर्नल वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे भी सारे फोर्सेस कैंसिल आउट के होके खत्म हो जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो बस इंटरनल फोर्सेस आएंगे जो नॉर्मल से टकरा टुकरी को जनरेट होंगे, तो लीनियर मोमेंटम हम लोग यहां पर कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, देखो ये जो ऊपर जो 10 kg वाला मास है उसके लिए हम लोग लिखते हैं m इंटू वी, मास सॉरी m/2 इंटू वी लिखेंगे यहां से, m/2 इंटू वी। इसके लिए ये नीचे वाले के लिए 6 मीटर पर सेकेंड वाले के लिए भी लिखेंगे m/2 इंटू वी। ये हो गया इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम। फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल कौन कौन से मास आएगा, एक रॉड है और उसके साथ दो मास चिपके हुए हैं m/2 के, तो m/2 इंटू 2 मास, दो मैंने चिपका दिया, टोटल इतने मास हो गए, और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो बहुत बढ़िया से देखो, यहां से 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 8, 8m बराबर ये कितना हो जाएगा 2m VCM। तो यहां से हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं कि VCM मेरे पास में आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने से, है ना। तो एक अच्छा रिलेशन मिल गया, VCM आ गया मेरे पास में। अब मुझे चाहिए कि किसी तरह से मैं ये ओमेगा कैलकुलेट कर लूं, है ना। तो ओमेगा भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे। यहां से कितने से ओमेगा से होगा, अब ओमेगा जहां आया हमें अब चलना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तभी तो लगा पाएंगे हम लोग। अब क्या हम लोग इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो अभी भी देखो किसका टॉर्क आएगा भाई, है ना। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व किसी पॉइंट के अबाउट करना पड़ेगा, किसी एक्सिस के अबाउट हमें कंजर्व करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमें कोई भी मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अभी भी सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, और आराम से हम लोग यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी इंटरनल हम लोग जो इंटरनल टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस जो लिखते हैं उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें डर है एक्सटर्नल टॉर्क्स का, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, डी टॉर्क इक्वल्स टू dL/dt, और ये जो टॉर्क बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क एक्सटर्नल ओनली, टॉर्क एक्सटर्नल ओनली। तो एक्सटर्नल टॉर्क रहे तब हम लोग को प्रॉब्लम है, लेकिन अभी इंटरनल टॉर्क है जो टकराने को रहने टाइम में नॉर्मल आएगा, उससे हमें कोई टेंशन है नहीं, हेडेक है नहीं, ठीक है। इंटरनल टॉर्क्स होंगे, तो इंटरनल टॉर्क से हमें मतलब नहीं, और वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस तो बैलेंस ही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो यहां पर 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग आराम से यहां पर कंजर्व कर सकते हैं, खुशी खुशी कंजर्व कर सकते हैं। अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लोग कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग क्या लिख दे, ओ लिख दे, चलो ठीक है। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम, और मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो ओमेगा का जो सेंस है ना, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, इस सेंस को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, मतलब मैं अंदर के डायरेक्शन की जो ओमेगा है ना, अपना राइट हैंड कर्ल करो, अंदर के डायरेक्शन का जो ओमेगा है वो पॉजिटिव ले रहा हूं, यानी कि मैं क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव ले रहा हूं, है ना। क्लॉकवाइज सेंस को मैंने पॉजिटिव ले लिया, जो मैंने इस एरो से दिखाया, इधर वाले को मैं पॉजिटिव ओमेगा ले रहा हूं, है ना। ओके, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होगा, इनिशियल तो यही दो मास है, यहां पर ये मास है और यहां पर ये मास है, और इसके अबाउट है, और ये जो लेंथ है दैट इज 0.5, है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में लिख रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड वाला, ये m/2 मास है, ये भी m/2 मास है, तो mvr लिखूंगा, m r क्रॉस p ले रहा हूं मैं बेसिकली, है ना। तो m इंटू, क्योंकि सारे परपेंडिकुलर वाले ही मैं डिस्टेंस लूंगा, देखो यहां से m इंटू
v इंटू आर परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं, दैट इज 0.5, है ना। आर क्रॉस पी ले रहा हूं मैं, देखो यहां से ये मेरा ये पी वेक्टर है ना मेरा, ये पी वेक्टर है, और ये मेरे पास में यहां से ये आर वेक्टर, आर परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ हो गया, आर परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ हो गया, है ना। तो आर क्रॉस पी लूंगा तो एम इंटू वी इंटू आर आ जाएगा, और आर यहां पर से कितना, ये डिस्टेंस लूंगा, आर परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं 0.5, ठीक है। तो इतना तुमको करना आता होगा। और ये इसका जो सेंस है वो कौन सा सेंस है, ये क्लॉकवाइज सेंस है। आर क्रॉस पी करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्लॉकवाइज सेंस है ना। तो यहां से आर क्रॉस पी लेंगे तो ये क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और नीचे वाले का अगर देखा जाए 6 मीटर का, तो वो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, है ना, आर क्रॉस पी लोगे तो नीचे वाले के लिए लिख रहे हैं m/2 मास है, m इंटू 6 मीटर पर सेकेंड इंटू आर परपेंडिकुलर इसका 0.5 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 0.5 है ना। तो ये तो हो गया मेरे पास में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूं, फाइनल बराबर ये इनिशियल बराबर फाइनल कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा बराबर को इधर लिखा जाएगा बराबर, ये इनिशियल हो गया। फाइनली क्या क्या होगा इसमें, फाइनली दोनों मास आके यहां पर साथ में चिपक गए, है ना, यहां पर आके चिपक गया, ये यहां पर आके चिपक गया, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिख रहे हैं हम लोग। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं मैं, ml²/12, ठीक है, प्लस ये दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 इंटू r², दैट इज 0.5²। ये तो एक का हुआ, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस दूसरे का भी सेम वही हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0.5 डिस्टेंस नीचे पे है, तो इंटू 2 कर देता हूं मैं। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। ये वाला जो हो गया दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई सेंटर ऑफ मास हो गया ना, है ना। तो ICM इंटू, अब लिख रहे हैं हम लोग ओमेगा, फाइनली जो ओमेगा से ये घूम रहा होगा, ठीक है, फाइनली इस ओमेगा से ये साथ साथ में सारे सिस्टम इस तरह से घूमेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। तो ये हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख दिया। अब यहां इसको बस मुझे सॉल्व करना है, और यहां से हम लोग ओमेगा निकाल के लेके आएंगे। तो क्या करें यहां से देखो, ये 2 5 10, ये 5 जब 2.5 m हो गया, ये 2.5 m माइनस 2 3 6 1.5 m, है ना, बराबर 0.5 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1/4, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। L² इज 3, क्योंकि L इज √3, तो L² इज 3, तो ये 3 4 × 12, m/4 प्लस m/4 दैट इज m/2। m/2 इसका ICM कितना हो गया, यहां से देख लो, ICM इज m/2, I बाय सेंटर ऑफ मास इज m/2, है ना, m/2 इंटू ओमेगा। अब ये m कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां से लिखेंगे, ये तो 1 होगा, तो ओमेगा बराबर आ गया मेरे पास में 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा हमारा आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। तो एक तो हमारा ये भी निकल के आ गया। अब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना था ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल सकते हैं। फाइनल कैसे निकालेंगे, देखो इसके पास सेंटर ऑफ मास की इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, और इसके पास कुछ ओमेगा भी होगा। तो पहले तो हाफ इंटू ICM इंटू ओमेगा² लिखेंगे, प्लस हाफ इंटू मास, टोटल मास यहां लिख दे रहा हूं ताकि सिर्फ कंफ्यूज ना हो, हाफ m VCM²। ये हमें करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने के लिए। तुमने कंबाइंड रोटेशन में ट्रांसलेशन पढ़ रखा था। ICM हमने देखो m/2 निकाला है, ओमेगा² इज 4, प्लस हाफ इंटू टोटल मास है ये सिस्टम का, तो ये m/2 है, ये m/2 है, और रॉड खुद m है, तो टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया 2m, तो ये हो गया 2m इंटू VCM²। VCM हमने कितना निकाल रखा है 4, तो ये 16 हो गया, और ये 2 4 टाइम्स में कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये बन गया मेरे पास में टोटल 17m। तो ये मेरे पास में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 17m आ गया। काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना था, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 34m, तो डिफरेंस निकालना है ना, यहां पर निकाल देता हूं मैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लॉस बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 34m माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज 17m, दैट इज इक्वल टू 17m। और मास की वैल्यू पुट कर देते हैं, 17 इंटू मास की वैल्यू दी हुई थी गंदी सी 0.16, इतना काइनेटिक एनर्जी, इतना जूल लॉस हुआ।
2.72 जूल इतना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, सो अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में, टोटल 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है अ होमोजेनस रॉड AB ऑफ लेंथ L इक्वल्स टू 1.8 मीटर एंड मास M इज पिवटेड एट द सेंटर O। तो यहां से पिवट किया गया है एक रॉड को जिसका मास M है, लेंथ L है, और ये जो लेंथ है इसका दैट इज 1.8 मीटर इन सच ए वे दैट इट कैन फ्रीली रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। तो इस तरह से रॉड है, यहां से बीच से हिंज किया हुआ है और ये फ्रीली इस तरह से रोटेट कर सकता है वर्टिकल प्लेन में। प्लेन हमारा वर्टिकल है और वर्टिकल प्लेन में ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। द रॉड इज इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रॉड को रखा गया इनिशियली। एन इंसेक्ट S ऑफ द सेम मास M फॉल्स वर्टिकली विद वेलोसिटी V ऑन द पॉइंट C। तो यहां से देख सकते हैं एक इंसेक्ट है जो कि सेम मास है, इसका मास M है, रॉड का मास भी M है, यहां से वर्टिकली इस तरह से गिरता है इसके ऊपर पॉइंट C में, सच दैट C कैसा पॉइंट है, C इज द मिडवे बिटवीन द पॉइंट O एंड B। O और B जो कि OB है मेरे पास में L/2 आधा है लेंथ यहां से OB, AB का आधा है OB और उसका भी आधा दैट इज यहां से यहां तक का L/4। ये टोटल OB कितना था L/2 और उसका भी आधा L/4 OC, वहां पे ये गिरता है। अब क्या होता है गिरने के बाद, immediately after falling the insect moves towards the end B such that the rod rotates with a constant angular velocity ओमेगा। अब ये गिरने के बाद ये इंसेक्ट इस तरफ चलना शुरू कर देता है ना, इस तरफ चलना शुरू कर देता है और ऐसा चलता है कि रॉड का एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। अब वो कैसे रहता है वो सारी बातें हम लोग करेंगे यहां पे, है ना, क्यों कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन कर पा रहा है ये रॉड। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ए पार्ट में निकाल लेते हैं, डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ V एंड L, है ना। हम लोग ये जब गिरा और उसके बाद जब ये रॉड और ये इंसेक्ट का जो सिस्टम है वो ओमेगा से घूमने लग गया, तो वो ओमेगा हम लोग पहले निकाल देते हैं ए पार्ट में जो कि पूछा गया है। फिर बी पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका जो इंसेक्ट जब इधर चल रहा है, इधर चल रहा है तो भी इस सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट मेंटेन है ना। अच्छा, तो क्या करें हम लोग इस केस में, ए पार्ट में ओमेगा हम लोग कैसे निकालें। तो क्या हम लोग इस सिस्टम के लिए जो इंसेक्ट प्लस रॉड जो हमारा सिस्टम है, दोनों M और M मास का, ये भी कैपिटल M का है और ये भी, क्या हम लोग इस सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम, देखो एक यहां पर चोर बैठा हुआ है जो कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होने देगा। ये चोर कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ये जो सिस्टम हमने चूज किया इसका हम लोग अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के क्या कंडीशन होगा, मैं यहां पर ऐसा ट्रीट कर रहा हूं, कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन से जस्ट बाद। तो कोलिजन के केस में हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमें एक ही चीज चाहिए, है ना, मतलब एक ही चीज नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम के साथ कोलिजन के लिए। मैं कोलिजन स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। अगर जनरल हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते तो हम लोग बोलते कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन कोलिजन के केस में के लिए हम लोग बोलेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं होनी चाहिए। और ये जो चोर है, अगर मैंने इंसेक्ट प्लस रॉड को अपना सिस्टम मान लिया तो ये जो हिंज है ये कैसा है, ये एक इंपल्सिव फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होने नहीं देगा। ये जो चोर है लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने नहीं देगा। तो कैसे निकाले फिर, एंगुलर मोमेंटम की तरफ चलते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम में हम लोग एक दिमाग लगा लेंगे, हम लोग जाके इसी पॉइंट पे हम लोग बैठ जाएंगे, इसी पॉइंट पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट कोई भी मेरे पास में इस पॉइंट के अबाउट हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ये जो हिंज फोर्स आएगा उसकी वजह से जो टॉर्क है वो तो ऐसे जीरो हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट ही, तो उसका टेंशन हमें खत्म ही हो गया। और बाकी बचा हुआ कोई भी हमारे पास में इंपल्सिव कोई सा भी हमारे पास में इंपल्सिव टॉर्क नहीं आ रहा है यहां पर, तो हम लोग इस पॉइंट के अबाउट, जो हिंज पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो यहां पर भी वही मैं बता रहा हूं, यहां पर इंटरनल हमें दिक्कत किससे है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, टॉर्क एक्सटर्नल से दिक्कत है ना, टॉर्क एक्सटर्नल हम लोग dl/dt, तो इंटरनल जो भी इंपल्सिव जो टॉर्क आ रहे हैं उससे हमें दिक्कत नहीं है,
है ना, इंटरनल आएंगे जब ये यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपस में टकराएंगे, नॉर्मल आपस में नॉर्मल लगाएंगे, उससे हमें दिक्कत नहीं है, हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इंटरनल टॉर्क एक्सटर्नल से हमें प्रॉब्लम है ना, टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क से हमें मतलब है, मतलब हमें प्रॉब्लम है उस केस में हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा कोई भी इंपल्सिव, तो हम लोग कंजर्व नहीं कर सकते एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव टॉर्क नहीं है यहां पे, तो हम लोग यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अबाउट पॉइंट ओ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, ये जो है इसका जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन देखेंगे। तो इनिशियली इसका जो सिस्टम बोल दो इंसेक्ट प्लस रॉड का इनिशियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू V इंटू L/4, M इंटू V इंटू L/4, इंटू लिख देता हूं, चलो M इंटू V इंटू L/4, ये एंगुलर मोमेंटम है ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, रॉड का इनिशियल 0 था, अब फाइनली जब ये इंसेक्ट यहां पे आ जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, रॉड प्लस जो इंसेक्ट है उस सिस्टम का ml²/12, इसके अबाउट ओ के अबाउट ml²/12 प्लस इंसेक्ट का जस्ट आफ्टर कोलिजन, बिफोर और आफ्टर में ले रहा हूं, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये इंसेक्ट यहां पर आ गया ना पॉइंट सी में, तो उसका हम लोग लिखेंगे m इंटू L/4 का होल स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस mx² लिखते हैं ना, mx², तो ये L/4 है ना, तो L/4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, दोनों है ना, जैसे कोलिजन हुआ उसके बाद दोनों साथ में इस ओमेगा के साथ घूम रहे हैं है ना, उसके बाद वो चलना स्टार्ट करेगा, तो जस्ट उसके बाद जो ओमेगा होगी वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो यहां से हम लोग देखो निकाल सकते हैं, ये टर्म कितना हो जाएगा, ml²/16 हो जाएगा, ये ml²/16, ठीक है, और मैं m काट सकता हूं सबसे, ठीक है, v इंटू L/4 दैट इज 12 और 16 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 12 चौके 48, 16 तिया 48, और L² इंटू ओमेगा, तो L से एक L कट जाएगा, और 4 और 3 इसको मैं लिख देता हूं 7, और 4 12 चौके 48 हो जाता है, तो ओमेगा यहां से हम लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं 12/7 इंटू V/L, V/L के टर्म से पूछा गया था, तो ये तो ओमेगा हमने निकाल दिया इसका, ठीक है। अब आगे की कहानी देखते हैं। इफ द इंसेक्ट रीचेस द एंड B व्हेन द रॉड हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, डिटरमाइन V, देखो यहां सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इंसेक्ट चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां से यहां तक तो ये आ गया, और ये जो रॉड है और इंसेक्ट ओमेगा से जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं चलना, है ना, ओमेगा से घूमना स्टार्ट हुआ है। अब ये जो इंसेक्ट है ये इस तरफ मूव कर रहा है, और करता 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 वो B पॉइंट तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही B पॉइंट पर पहुंचता है, जब रिलेटिव टू रॉड वो इंसेक्ट B पॉइंट पे पहुंचता है, C से B में पहुंचता है, जब तक कि रॉड जो है वो 90 डिग्री टर्न कर जाती है, मतलब किस तरह टर्न कर जा रही है रॉड, जब तक कि ऐसी टर्न हो जा रही है ना, ऐसी टर्न हो जा रही है, यहां से 90 डिग्री टर्न हो जा रही है, यहां से 90 डिग्री टर्न हो जाती है, जब ये इंसेक्ट यहां रॉड के रिलेटिव यहां पहुंच जाता है। वो यहां से स्टार्ट हुआ, इधर चलना स्टार्ट हुआ यहां से, है ना, इधर से इधर चलना स्टार्ट हुआ, रॉड के रिलेटिव वो इस तरफ मूव कर रहा है, और जब इंसेक्ट यहां पे पहुंच जाए तब वो 90 डिग्री घूम चुका होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या पूछा गया है, व्हेन द रॉड हैज ना इधर इंसेक्ट रीचेस द डिटरमाइन V, तो हमें V निकालना है, जो यहाँ पर जो V है जिससे रॉड गिरा था, जिससे इंसेक्ट गिरा था वहां पे, वो V निकालना है। कैसे करें, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक जनरल पोजीशन में इसका एनालिसिस करते हैं। हम लोग मानते हैं कि कहीं पर रॉड जो है ना वो घूम के अभी इस स्टेज में यहां पर पहुंची होगी, ऐसे, है ना, थीटा इस तरह से घूम गई, और थीटा हम लोग देख सकते हैं, थीटा ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। अब ये कांस्टेंट ओमेगा कैसे मेंटेन कर रहा है, तो किसी टाइम पे क्या होगा, मतलब ये देखो यहां से मैं बना देता हूं, हम लोग लिखेंगे क्या कि जो टॉर्क हम लोग लिखते हैं, है ना, टॉर्क हम लोग लिखते हैं क्या, dl/dt, ऐसा लिख रहे हैं, है ना, टॉर्क इक्वल्स टू dl/dt। अब इस पे टॉर्क जो आएगा, जो टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आ सकता है, तो देखो जब रॉड जब ऐसा था, मतलब रॉड जब सीधा था और हिंज पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क देख रहे हैं,
तो हिंज पॉइंट के अबाउट जो रॉड का जो वेट था वो तो यही mg, उसकी वजह से जो मास mg लग रहा था वो mg नीचे यहीं पे लग रहा था, हिंज पॉइंट पे ही लग रहा था रॉड की वजह से, ठीक है। और ये जो दूसरा इंसेक्ट जब यहां आया तो उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो इस तरह से टॉर्क mg का टॉर्क आएगा। ये वाला जो mg का टॉर्क है, ये जो रॉड का जो मास है वो तो उसके सेंटर पे अप्लाई हो रहा है ना, सेंटर पे यहां पर अप्लाई हो रहा है mg, रॉड का जो वेट है वो यहां पे लग रहा है, तो रॉड के वेट का जो टॉर्क है वो तो आएगा नहीं हिंज पॉइंट के अबाउट। किसका आएगा, किसका आएगा, किसका आएगा? ये जो इंसेक्ट जो आ गया ना यहां पर, उसकी वजह से जो mg का टॉर्क अब आने लग गया, वो इंसेक्ट का जो वेट आया उसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है mg का टॉर्क आएगा, है ना। लेकिन mg का टॉर्क आएगा तो वो जो टॉर्क है वो अल्फा लेके आएगा, है ना। टॉर्क बराबर आई अल्फा से, टॉर्क बराबर आई अल्फा से, क्योंकि टॉर्क आ रहा है मेरे पास, टॉर्क ड्यू टू जो कैपिटल mg जो इंसेक्ट की वजह से जो इंसेक्ट की मास की वजह से जो टॉर्क आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। लेकिन क्या हो रहा है यहां पे, ये जो इंसेक्ट है ये इसमें इस तरफ भी चल रहा है, साथ साथ में इधर भी चल रहा है वो, है ना। रॉड के रिलेटिव वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रॉड के रिलेटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रॉड से जितना यहां पर इस तरफ दूर जा रहा है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो चेंज हो रहा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से जो अल्फा आ रहा था, जो टॉर्क की वजह से जो अल्फा आ रहा था, तो उससे क्या होना चाहिए था, ओमेगा इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ओमेगा डिक्रीज भी हो रहा है, और ये दोनों इंक्रीज और डिक्रीज कंपनसेट हो रहे हैं आपस में, और ओमेगा कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है, ठीक है। फिर से बताता हूं, जो इंसेक्ट की वजह से जो mg का एक टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क की वजह से अल्फा आएगा, अल्फा की वजह से ओमेगा इंक्रीज होना चाहेगा। लेकिन क्योंकि रॉड के रिलेटिव ये इंसेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से इसका ओमेगा डिक्रीज होगा, और इसका जो नेट इफेक्ट आएगा कि ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो होप तुम्हें ये समझ में आएगा, ये जो मेन यहां पर जो हम लोग मैं समझाना चाह रहा था। अब यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, अभी ये समझ में आएगा कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट कैसे मेंटेन हो रहा है ना। अब इसको थोड़ा हम लोग मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, किसी भी जनरल थीटा पे हम लोग लेके जाते हैं, है ना, किसी भी जनरल थीटा पे, और ये जो यहां से जो इंसेक्ट है वो यहां शुरुआत में यहां पर था, और वो बाद में कहीं इसी किसी जनरल थीटा पे ये x यहां से पहुंच जाता है ना, यहां से ये x डिस्टेंस यहां पर पहुंच जाता है, जो इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है ना यहां पर से x, और 90 डिग्री आते आते वो पूरे यहां रॉड के रिलेटिव वो सबसे नीचे, मतलब एंड में, रॉड के एंड में पहुंच जाता है। टॉर्क जो लग रहा है इस पे, है ना, वो कितना लग रहा है, देखो यहां पर mg, यहां पर से mg है, और mg इंटू x, इसका जो टॉर्क लिखते हैं हम लोग यहां पे, किसी भी x पे, इस पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, mg और mg इंटू x का cos थीटा, है ना, mg इंटू x का cos थीटा, इतना टॉर्क लग रहा होगा। किसी भी जनरल x जब पोजीशन पे जो टॉर्क लगेगा वो इतना लगेगा, और हम लोग उसको क्या लिखेंगे, dl बाई dt, और l को मैं क्या लिख रहा हूं, i इंटू ओमेगा, है ना। टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt से टॉर्क मैंने mg का टॉर्क लिख दिया, जो इंसेक्ट का जो मास है उसकी वजह से, और इज इक्वल टू दिस। अब यहां से देखो, mgx cos ऑफ थीटा को मैं ओमेगा t लिख सकता हूं, और क्योंकि यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा को मैं बाहर निकाल सकता हूं, और d बाई dt ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि यहां पर चेंज हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर किसी x पे मैं लिख सकता हूं, देखो ml स्क्वायर बाई 12, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस ये जो मास है इंसेक्ट का मास इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस वो यहां से हिंज पोजीशन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, तो dl बाई dt ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया इस सिस्टम का मैंने, ठीक है। अब यहां से देखो mgx, फिर से लिख देता हूं मैं, mgx cos ऑफ ओमेगा t, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू d बाई dt ऑफ दिस टर्म इज 0,
और डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स स्क्वायर में लिख रहा हूं, तो वो हो जाएगा कैपिटल एम इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ओके, सो x से x यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो टर्म बचेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी इंटीग्रल बराबर ओमेगा टू ओमेगा बाई जी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल आ जाएगा, है ना। ओमेगा टू ओमेगा, और जी को भी मैंने इधर ले आया है ना, और जी को मैं पुट कर ही देता हूं ना, जी को हम लोग 10 पुट कर देते हैं, है ना, तो ओमेगा बाई 5 हो जाएगा ये। अब लिमिट पुट कर रहे हैं हम लोग टाइम का, तो ये t इक्वल्स टू 0 पे जो x था वो कहां पर था, ये l/4 पे था। t इक्वल्स टू 0 पे x कितना था मेरा, l/4, और t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा, π/2 भी जब पहुंचता है तो वो रॉड के रिलेटिव एंड में पहुंच जाता है, तो उसका जो x होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा l/2, है ना, l/2 पे वो पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो l/2 है। तो यहां से अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो cos ऑफ ओमेगा टी को इंटीग्रल हो जाएगा sin ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ये 0 से π/2 ओमेगा हम लोग लिमिट पुट करेंगे, और ये टर्म हो जाएगा ओमेगा बाई 5 इंटू l/2 माइनस l/4, दैट इज l/4। अब यहां से साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा को मैं उधर ले जाता हूं, ओमेगा स्क्वायर ले लेता हूं इसको, ओमेगा स्क्वायर, और साइन ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू π/2 ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1, है ना, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 4 20/l दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हमने निकाला, यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू है 12/7 इंटू v/l। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो √20/l की वैल्यू 1.8 दी हुई है ना, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई विच इज √20/1.8। तो एक काम करते हैं, यहां से जो ओमेगा √20/1.8 है ना, ये इधर लेके आ जाता है, यहां पर ओमेगा की वैल्यू √20/8 यहां से पुट करते हैं, यहां जो हमने निकाला ना √20/1.8, सॉरी, ओमेगा को √20/1.8 दैट इज इक्वल टू 12/7 इंटू v/, ये 1.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 1.8 जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर √1.8 इंटू दिस, है ना, और यहाँ से v की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से v इक्वल्स टू 7/12 इंटू ये कितना आ जाएगा √36 दैट इज 6, तो ये 6 दूने 12, और यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से जो v डिटरमाइन v बोला गया दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल ही रखा है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1993 में, टोटल 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज स्टैंडिंग वर्टिकली। तो शुरुआत में कैसा स्टैंड कर रहा था, ये इस तरह से वर्टिकली स्टैंड कर रहा था ना, वर्टिकली इस तरह से स्टैंड था along the y axis on a smooth horizontal surface, सरफेस भी स्मूथ है, बढ़िया है, with its lower end at origin, तो यहां पर 0,0 था, origin था। a slight disturbance at t equals to 0 causes the lower end to slip। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया, हल्का सा थोड़ा डिस्टर्ब किया, तो ये अब कैसा हो गया, इस तरफ घूमना शुरू कर गया, स्लिप कर गया यहां से, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब से ये इधर स्लिप कर गया। स्लिप ऑन द स्मूथ सरफेस द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द रॉड स्टार्ट्स फॉलिंग, है ना, रॉड इस तरह से फॉल करना स्टार्ट कर गया। व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड ड्यूरिंग द फॉल। चलो पहले लोग फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। सेंटर ऑफ मास का पाथ किस तरह से होगा, क्या पाथ फॉलो करेगा। इनिशियली ये जो रॉड था उसका जो सेंटर ऑफ मास था ये था, है ना। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस रॉड पे, है ना, किसी जनरल टाइम में हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो एक तो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा जो कि यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, रॉड पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, और किसी भी टाइम पे यहां पर mg, यही दो फोर्स लग रहे होंगे, mg और यहां नीचे से नॉर्मल, है ना, ये दो फोर्स होंगे, यहां से नॉर्मल और यहां से mg। अब ये अगर हम लोग इस रॉड की सिर्फ बात करें, रॉड, तो रॉड में mg और नॉर्मल बस लग रहे हैं, और वो दोनों कैसे लग रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही ओनली लग रहे हैं।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, MACM, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा लिखते हैं। अब इसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज m इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलग लिख सकते हैं, और इसी तरह से वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोग बात करें तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, 0 होगा, है ना। ओके, सो रॉड सिर्फ मूव करेगा, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास, यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली फोर्सेस है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मेरे पास में इसका एक्सेलरेशन आएगा, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ही इस तरह से मूव करेगा नीचे। सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, रॉड ऐसा गिरेगा कि ये सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में ही गिरते 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 फाइनली जो रॉड आएगा वो कैसा हो जाएगा, वो रॉड इस तरह से सीधा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये यहां पर होगा, सेम उसी लाइन में। मतलब एक ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है। ट्रेजेक्ट्री अगर हम लोग बोले सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास की तो हम लोग डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि इसका ट्रेजेक्ट्री इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में होगी। तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोग इस तरह से कुछ इसका बता सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द लोअर एंड। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां लोअर एंड से एट ए डिस्टेंस r पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है, इसका हमें ट्रेजेक्ट्री दिखाना है, तो हम लोग इसको कोई सा भी जनरल x, y पॉइंट बोल देते हैं, है ना। अच्छा, इस रॉड की जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, टोटल लेंथ है l, टोटल लेंथ इज l, है ना। सो सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ इज l/2, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, यहां से मैं y पे कमेंट कर सकता हूं कि y की वैल्यू कितनी होगी, ये y लेंथ कितनी होगी। तो देखो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें r का, अगर ये थीटा हमने ले रखा है तो r का साइन थीटा इज y इक्वल्स टू r साइन थीटा, एंड दिस इंप्लाइज साइन थीटा दैट इज इक्वल टू y/r। तो एक चीज तो हम लोग ये लिख सकते हैं साइन थीटा। x के बारे में हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, यहां पर देखो x, जरा ध्यान से देखो यहां पर जो x है ना, अगर हम लोग r का कंपोनेंट लें इधर, तो दिस लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज r cos थीटा, है ना, दिस इज x, y। सो ये वाला जो है दिस टोटल लेंथ इज r cos थीटा, और यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ इज l/2 का cos थीटा, l/2 का cos थीटा, दिस लेंथ इज l/2 का cos थीटा। तो ओरिजिन से अगर हम लोग देखना चाहें, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो यहां से इतनी दूरी पे है, x कोऑर्डिनेट, दिस इज x, है ना, x। तो यहां से देखो क्या हम लोग बोल सकते हैं, x इज बेसिकली r cos थीटा माइनस l/2 cos थीटा, है ना। r cos थीटा, यहां से यहां तक का लेंथ इज r cos थीटा, और यहां से यहां तक का लेंथ इज l/2 cos थीटा। तो x में बोल सकता हूं r cos थीटा माइनस l/2 का cos थीटा, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग जरा सॉल्व कर ले, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x डिवाइडेड बाई r माइनस l/2। तो ये मेरे पास में cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें थीटा एलिमिनेट करना है इस दोनों इक्वेशन से, हमें ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मिल जाएगा xy में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड से। कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू x, पहले कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म को लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, r माइनस l/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई r स्क्वायर। सो दिस इज 1, तो दिस होल टर्म इज इक्वल टू 1। सो ये कितना आ गया, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस l/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई r स्क्वायर दैट इज 1 इक्वल टू 1। सो ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है एलिप्स का। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आ जाता
प्लस वाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर ऐसा कुछ आता तो वो सर्कल का इक्वेशन हो जाता, हमें पता है। लेकिन ये कैसा इक्वेशन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल पाथ होगा, ये जो आर डिस्टेंस है नीचे से अगर हम लोग देखें तो उसका इलिप्टिकल पाथ होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में, टोटल 6 नंबर के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है अ ब्लॉक एक्स ऑफ मास 0.5 kg इज हेल्ड बाय ए लॉन्ग मासलेस स्ट्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास में और ये कैसा फ्रिक्शनलेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है एक्स, ये ब्लॉक का नाम है एक्स, और इस पे एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है ना। और ये जो स्ट्रिंग है ये कैसा है, ये मासलेस है ना। ये स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग दिया हुआ है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये थीटा यहां पर से 30 डिग्री यहां पर दिया हुआ है। द स्ट्रिंग इज वाउंड ऑन अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ड्रम y ऑफ मास 2 kg। तो ये जो ड्रम है ये सॉलिड सिलेंडर है, ये वाला सॉलिड सिलेंडर है जिसका कि मास कितना दिया हुआ है 2 kg है ना, और रेडियस दिया हुआ है 0.2 मीटर, ठीक है 0.2। अच्छा, ये अगर सिलिंड्रिकल है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखेंगे mr²/2 है ना, m दिया हुआ है, आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। द ड्रम इज गिवन एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सच दैट ब्लॉक x स्टार्ट्स मूविंग अप द प्लेन। तो इसको इनिशियली इसको घुमा दिया जाता है, ऐसा घुमाया जाता है ताकि ये ब्लॉक ऊपर इनिशियली ऊपर की तरफ मूव करे। ये जो ब्लॉक है x ब्लॉक जो है ऊपर, y को ऐसा ओमेगा इस डायरेक्शन में दिया जाता है ताकि ये ब्लॉक ऊपर मूव करना शुरू कर दे। तो पहले पार्ट में पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द मोशन। तो टेंशन निकालना हमें स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग देखो मासलेस दिया हुआ है, तो यहां पर से जितना टेंशन इधर लग रहा होगा यहां पे, उसी तरह से इस ड्रम के लिए बनाएंगे तो टेंशन हम लोग इधर बनाएंगे, तो टेंशन टी दोनों सेम होंगे, मासलेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एफबीडी बनाते हैं। ये हम लोग जो ब्लॉक एक्स है ना, इसका अगर एफबीडी बनाए तो ऊपर की तरफ टेंशन टी, नीचे की तरफ mg साइन थीटा है ना, इसका मास दिया हुआ है 0.5 kg, तो mg साइन थीटा 0.5 इंटू जी इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्रीज हाफ है ना। तो दिस इज नथिंग बट 5/2 लग रहा है मेरे हिसाब से ना, 5/2 दैट इज 2.5। तो mg साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2.5 न्यूटन इधर, और टेंशन इधर, और नेट एक्सेलरेशन इसका इधर इस डायरेक्शन में a मान रहे हैं हम लोग है ना। ए इसका जो एक्सेलरेशन, इसको वेलोसिटी इसकी इनिशियली इधर ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा, ये बात हमें समझ में आता है ना। तो यहां से हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो सिंपल 2.5 माइनस टी दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना। इसके लिए हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, तो टेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जरा इसके पास भी चलते हैं। ये जो हमारा सिलेंडर है ना, सिलेंडर ही बोला है ना इसको, डब्बे को क्या बोला, ड्रम, सिलेंड्रिकल ड्रम है। तो सिलेंड्रिकल ड्रम में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिलेंड्रिकल ड्रम की अगर हम लोग बात करें तो ये सिलेंड्रिकल ड्रम में बनाता हूं, इसमें जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा है ना, बाकी तो ये इससे जो कनेक्टेड है उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि यहां से सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लोग बात करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो कनेक्टेड है नॉर्मल फॉर्मल लग रहा होगा इसके साथ, उससे हमें मतलब भी नहीं है ना, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही इसका टॉर्क इक्वेशन लिख रहे हैं है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे इसका स्टील ड्रम का। तो यहां से जो नॉर्मल फॉर्मल लग रहा होगा इसके साथ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा इस पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन लग रहा है, ये इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास है ना। तो इसके लिए हम लोग टॉर्क का इक्वेशन क्या लिखेंगे, T इंटू इसका R है ना, इसका रेडियस R, T इंटू R इतना टॉर्क प्रोवाइड करेगा, दैट इज I इंटू अल्फा, दैट इज mr²/2 इंटू अल्फा। सो यहां से हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, T दैट इज इक्वल टू mr अल्फा/2। ओके, सो ये लिखेंगे हम लोग कैपिटल M की वैल्यू कितनी दी हुई है यहां पर, Y ड्रम का मास है 2 kg, तो ये मास मैं 2 kg यहां पर पुट कर देता हूं है ना। तो दैट इज R अल्फा, T इक्वल्स टू R अल्फा यहां से हमारे पास में निकल रहा है। ओके, और यहां से ये जो स्ट्रिंग है वो इस पॉइंट से यहां पर से स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही है, क्योंकि ये ब्लॉक इस तरह से उससे खिंचा हुआ चलता आ रहा है ना, या इसलिए इस पॉइंट पे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है
है ना, ब्लॉक इसमें इस पॉइंट पे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो मैं और एक इक्वेशन यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, स्लिपिंग नहीं हो रही उसकी कंडीशन डालूंगा इस पॉइंट पे, ड्रम के जो यहाँ पर जिस पॉइंट पे वहां पर रस्सी लगा हुआ है, तो वहां पर हम लोग स्लिपिंग नहीं होने का कंडीशन लगाएंगे। एक्सेलरेशन जो है, लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। तो ये 3 इक्वेशन मेरे पास में है, 1 2 एंड 3। अब जरा से देखो, मैं अब मुझे टेंशन के लिए यहां पर सॉल्व करना है, टेंशन के लिए सॉल्व करना है, तो टेंशन बराबर आर अल्फा, और आर अल्फा इक्वल्स टू ए, तो ए को मैं टेंशन के बराबर बोल सकता हूं ना, ए बराबर टी, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा एक्सेलरेशन का, वही टेंशन का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, ये दोनों बराबर होंगे, है ना, डायमेंशनली बराबर नहीं होंगे बट मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होंगे ना, ए इक्वल्स टू टी। तो ए इक्वल्स टू टी मैं यहां पुट कर देता हूं, है ना, तो ये बन जाएगा 2.5 माइनस टी बराबर 0.5 इंटू टी, 0.5 इंटू टी। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट इज इक्वल टू टी। तो ये पॉइंट हटा सकता हूं मैं यहां से, 25/15, 5 × 25, 5 × 15, टेंशन की वैल्यू आ गई 3 × 3, 4 5, 3 × 18, 1.67 न्यूटन। तो यहां से बड़ा आराम से हम लोग टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जरा देखो, एक्सेलरेशन भी तो मेरा यही हो जाएगा ना, 5/3, जो टेंशन 5/3 हमने निकाला, एक्सेलरेशन भी तो उतना ही होगा, एक्सेलरेशन बराबर टेंशन बराबर 5/3 यहां से, क्योंकि 5/3 मतलब 1.67, तो एक्सेलरेशन भी इसका 1.67 है। ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, 5/3 से, 5/3 से एक्सेलरेट कर रहा है ये जो ब्लॉक है, एक्स ब्लॉक, है ना, 5/3 से एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन इनिशियली इसको इस तरह से ओमेगा दिया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ इनिशियली जाएगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 5/3 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इस सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम को मैं अपना t इक्वल्स टू 0 ऐसा मान लेता हूं, है ना, इस समय से मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूं। इस जगह पे जो ओमेगा है दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड, है ना। पूछा गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x फ्रॉम द इंस्टेंट अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव करता हुआ कहीं पर जाएगा, है ना, मूव करता हुआ कहीं पर जाएगा। तो क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है 5/3 से, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी वो कम होती जाएगी, है ना, वेलोसिटी इसकी ऊपर जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो काइनेमेटिक्स से तुमको बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से, है ना, जैसे जैसे क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इसके पास ऊपर की तरफ है ना, तो ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होते होते यहां पर एक जगह जाके 0 हो जाएगी, और यहां पर इसके पास कुछ वेलोसिटी है जो ओमेगा इंटू आर से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर जो वेलोसिटी है जहां से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पर ओमेगा कितना दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो 10 रेडियन पर सेकेंड में वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ओमेगा आर, ओमेगा इंटू आर कितना दिया हुआ है भाई यहाँ पे, ओमेगा इंटू आर, आर इसकी आर कहाँ भाई, रेडियस ऑफ ड्रम 0.2 मीटर, 0.2 है, 0.2। तो इस जगह पे जहां पे ओमेगा 10 रेडियन है वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस स्ट्रिंग में के अलॉन्ग कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनली जाके इसका ओमेगा 0 होने वाला है, मतलब ये ब्लॉक यहां पर जाके रुकने वाला है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ओमेगा 0 हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा ओमेगा आर से। तो वेलोसिटी फाइनल मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, सिंपल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन नहीं हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ये जाके 0 होने वाला है, इसको भूल जाओ अभी, फाइनल वेलोसिटी जाके 0 होने वाला है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यही पूछा है ना, हाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, 5/3 दिया हुआ है, पुट करना है मैं बस यहाँ पे, v स्क्वायर कितना है, फाइनली जाके ये 0 होने वाला है ना, इनिशियली इसके पास 2 स्क्वायर दैट इज 4, और एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में है तो माइनस टाइम के साथ एक्सेलरेशन आएगा, और वो कितना है 5/3 इंटू एस। तो ये जो s हो जाएगा दैट इज 4 यहां उधर जाएगा, इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा, नीचे से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर यहां से यहां तक ये ट्रेवल करेगा, है ना, 1.2 मीटर।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप तुम्हें सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होंगे। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि देख लो तुम्हारा वीडियो का लाइक जितना अच्छा होगा, तुम्हारा वीडियो में रिस्पॉन्स जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलेंगे, मेरी जो फ्रीक्वेंसी वीडियो डालने की उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स ढीला होगा तो मेरी तरफ से भी रिस्पॉन्स ढीला हो जाएगा, है ना। तुम जितना मुझे एनर्जाइज करोगे तुम्हें उतना ही मेरे से आउटपुट मिलेगा, ये बात तो है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, तो मुझे भी और मजा आए बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में मुझे और मजा आ जाए। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और इसी तरह से वीडियो हम लोग लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।